हेलो गाइज, सभी बायोलॉजी स्टूडेंट्स और मेरे शिक्षक मित्रों का इस सेशन में स्वागत है। अभी तक मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन से संबंधित लगभग सभी बातें डिस्कस किया। मेल फीमेल की संरचना, उनका रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, गैमीट्स का बनना, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और यहाँ तक कि फैमिली वेलफेयर और बर्थ कंट्रोल की भी मैंने चर्चा की। अब एक छोटा सा एस्पेक्ट जो समझिए छूटा हुआ एस्पेक्ट है, अंततः मैं डील कर रहा हूँ, जिसे फर्टिलिटी मैनेजमेंट कहा जाता है। पहली समस्या है इम्पोटेंसी, जिसका अर्थ होता है कि मेल और फीमेल के द्वारा नॉर्मल सेक्सुअल रिलेशन स्थापित नहीं कर पाना, चाहे यह मेल के तरफ से या चाहे यह फीमेल के तरफ से हो, यानी सेक्स के मामले में अक्षम होना। तो अगर वह फीमेल है तो इसके कई कारण हो सकते हैं, और मेल है तो उसमें भी कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। फीमेल में भय, किसी अन्य कारण से वेजाइना में और यूटेरस में सिक्रेटरी एक्टिविटी का रुक जाना, वेजाइना और सर्विक्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन या सूजन का पाया जाना, और यहाँ तक कि कभी कभी छोटी मोटी बीमारी, ल्यूकोरिया जैसी बीमारी के केस में भी इम्पोटेंसी की संभावना रहती है। मेल में भी इसी तरह से पेनिस के इरेक्शन की समस्या या समय पूर्व इजाकुलेशन की समस्या हो सकती है। यहाँ भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और अत्यधिक तनाव एक कारण हो सकता है। इसका एक सामान्य कारण है, खासकर पुरुषों में, कि किसी दुर्घटना से अगर कमर में बहुत जोर चोट लग जाता है, कमर के कुछ नर्व डैमेज हो जाते हैं, तो विशेष रूप से नर्वाई इरेक्टी नाम का नर्व जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुटा हुआ है, वह काम करना बंद कर देता है। ब्लड प्रेशर से संबंधित भी समस्या हो सकती है। लो ब्लड प्रेशर के कारण यह गड़बड़ी होती है, और कई बार मसल की बनावट या दोनों ओर जो स्पॉन्जी टिश्यू पाए जाते हैं, उसमें ब्लड की नली का पतला होना या ब्लड के प्रेशर का घट जाना इसका बड़ा कारण हो सकता है। एक्सेस मास्टरबेशन भी एक बड़ी समस्या है, जिससे इम्पोटेंसी डेवलप करता है। कई बार जेनेटल सिस्टम की बनावट में कोई गड़बड़ी हो जाती है, जो जन्म से ही है। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें इम्पोटेंसी से जुड़ी हुई है, लेकिन ज़्यादातर इसके इलाज के लिए दवाइयों के अलावे, इन्फेक्शंस के अलावे साइकोथेरापी बहुत ज़रूरी होता है। बिना साइकोथेरापी के इम्पोटेंसी की समस्या हल करना मुश्किल होता है। अब मूल समस्या इनफर्टिलिटी पर आइए। यह एक पुरानी समस्या है। आपने
इतिहास के रूप में पढ़ा होगा कि बड़े बड़े राजा महाराजा को 2-3 शादियों के बावजूद संतान नहीं होते थे तो वे बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। उस यज्ञ के माध्यम से वास्तव में उन दवाइयों की खोज होती थी जिनकी मदद से फर्टिलिटी डेवलप कराया जा सके, संतान उत्पत्ति कराया जा सके। अब अगर किसी व्यक्ति को विवाह के 2-3-4 वर्ष के बाद भी संतान उत्पत्ति न हो तो ऐसी स्थिति में उसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। लेकिन यदि 1 या 2 संतान होने के बाद फिर संतान उत्पत्ति रुक जाए तो उसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। अब इसके कई तरह के कारण हैं। अब अगर एक ऐसी स्थिति हो जिसमें पुरुष का टेस्टिस स्पर्म बनाता ही नहीं हो या फीमेल में ओवरी में ओवम बनता ही नहीं हो तो आप ऐसे व्यक्ति को स्टेराइल कह सकते हैं। यानी मेडिकल साइंस की दृष्टि से संतान उत्पन्न करने में पूरी तरह से अक्षमता अगर पाई जाए तभी हम उसे स्टेराइल कहेंगे। यह इनक्योरेबल माना जाएगा। पुरुषों में जैसे क्रिप्टोर्किडिज्म यानी टेस्टिस जो एब्डोमेन में रह जाता है उसका विकास नहीं हो पाता है, उसमें स्पर्म नहीं बनते हैं, या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारण जर्मिनल इपिथेलियम का विकास नहीं हो पाया और स्पर्म नहीं बन रहा है, तो इन दोनों अवस्थाओं में हम उन्हें स्टेराइल कह सकते हैं। फीमेल में पॉलीसिस्टिक ओवरी के कारण या फाइब्रस ओवरी होने के कारण स्टेरिलिटी होता है, उसमें ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, या पिट्यूटरी ओवरी के हार्मोनल एक्सिस में कहीं कोई डिफेक्ट है जिसके कारण उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्टेड हो चुका है, या तो मेंस नहीं होता है तो बहुत कम होता है और ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, तब हम उसे स्टेराइल मानेंगे। अब फीमेल में इनफर्टिलिटी का यह कारण यानी पॉलीसिस्टिक और फाइब्रस ओवरी की चर्चा मैंने किया। दूसरी एक बड़ी समस्या है फैलोपियन ट्यूब का बंद होना, जाम हो जाना। खासकर जो मोटी महिलाएं हैं उनमें फैलोपियन ट्यूब की दीवार की मोटाई भी इतनी बढ़ जाती है कि इसके अंदर ओवम के गुजरने के लायक एपर्चर यानी रास्ता, छिद्र नहीं पाया जाता है। कई बार फैलोपियन ट्यूब की दीवार में अंदर की ओर जो सीलिया लगे रहते हैं उसमें मूवमेंट नहीं होता है, जिसके कारण यह ओवम या जायगोट अंदर की ओर नहीं रोल करता है, अंदर की ओर नहीं घूमते हुए आता है, तो इसके कारण भी समस्या हो सकती है। इन्फेक्शन एक बड़ी समस्या है। फीमेल के यूटेरस में, सर्विक्स में, वेजाइनल इपिथेलियम में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो तो वहाँ भी इनफर्टिलिटी की संभावना रहती है। और हार्मोन की गड़बड़ी जिसके कारण कि मेंस नहीं होता है यानी एमेनोरिया होता है, या एबनॉर्मल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे डिसमेनोरिया कहते हैं, तो ये सभी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इसके अलावा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, नॉर्मल ओवा बनने के लिए, ओव्यूलेशन के लिए
हम कुछ मेडिसिन्स का उपयोग कर सकते हैं जिससे पिट्यूटरी का FSH और LH हार्मोन प्रॉपरली बनने लगे, या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का हम इंजेक्शन या टैबलेट यूज कर सकते हैं। ठीक फीमेल की तरह मेल में भी कंजेनाइटल डिफेक्ट के रूप में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और क्रिप्टोर्किडिज्म है, लेकिन इसके अलावे यदि कोई व्यक्ति लगातार हाई टेम्परेचर पर काम करता है, उसे टाइफाइड जैसी हाई टेम्परेचर की बीमारी हुई हो, लंबे समय तक वह एंटीबायोटिक का उपयोग करते रहा हो, या जहां वह काम करता है वहां मेटेलिक आयंस जैसे कैडमियम, लेड, आर्सेनिक इत्यादि की समस्या हो, या वह पेस्टिसाइड से ऑर्गेनोफॉस्फेट और ऑर्गेनोक्लोराइड की फैक्ट्रीज में काम करता हो, या पेस्टिसाइड का छिड़काव करने वाला हो, तो इन जहरीले पदार्थों के कारण भी स्पर्म मर जाते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस प्राइमरी या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट लेवल पर रुक सकता है। स्पर्म बनाने वाले सेल्स डैमेज हो सकते हैं। जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन बड़ा कॉमन है, जिसके कारण कि प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल की क्रिया प्रभावित हो जाए, या कई बार इपिडिडाइमिस तक यह इन्फेक्शन चला जाए। इपिडिडाइमिस और भाषा इफेरेंसिया के महीन महीन ट्यूब्यूल इन इन्फेक्शंस के कारण अक्सर बंद हो जाते हैं, तो ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया उत्पन्न होता है, यानी जेनाइटल ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध पैदा हो जाता है। तो नॉर्मल स्पर्म बनने के बावजूद वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो डॉक्टर या कोई रिसर्च लेबोरेटरी ही बता सकता है कि वह ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया है। नशा का सेवन करने वाले लोग, उनमें भी स्पर्म फ्रीक्वेंटली मर जाते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाता है। इसलिए नशीले पदार्थ, जहरीले पदार्थ, एंटीबायोटिक्स इत्यादि हानिकारक होते हैं। अब अगर इनफर्टिलिटी है तो वाइफ के तरफ या हस्बैंड के तरफ, दोनों में किसके तरफ से गड़बड़ी है, इसके हिसाब से ही उपचार का सिलेक्शन किया जाता है। 3 कॉमन विधियां आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी और सरोगेसी, ये 3 तरह की उपचार विधियां हैं। पहला दोनों तो वास्तव में उपचार विधि है, लेकिन तीसरा एक अलग तरह की बात है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अगर वाइफ में कोई डिफेक्ट नहीं है तो हो सकता है यह डिफेक्ट हस्बैंड में हो, या कोई केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है जिसके कारण कि स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में मर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पहला काम पूरे यूटेरस का सलाइन से वॉशिंग होता है, जहरीले पदार्थों को रिमूव करने का काम किया जाता है। बाद में हस्बैंड अगर ठीक है तो उसके सीमेन को, और अगर वह इजियोस्पर्मिक है, उसमें स्पर्म का निर्माण नहीं होता है, तो किसी डोनर का सीमेन लिया जाता है और उसे सलाइन में घोला जाता है। आमतौर से ग्लूकोज फॉस्फेट बफर सलाइन का उपयोग करते हैं। सोरेंसेंस बफर का उपयोग करते हैं, और उसमें जब सीमेन को
डिजॉल्व कर दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है, तो जितने हेल्दी स्पर्म हैं वह सलाइन में ऊपर की ओर तैरने लगते हैं। सिरिंज की मदद से इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के 16वें दिन फीमेल के यूटेरस में सीधे इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में जाकर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन कर सके। लेकिन यदि यह विधि स्वीकार्य नहीं हो तो दूसरा तरीका आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन के बाद टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो 16वें दिन एक लो पावर पंप की मदद से फैलोपियन ट्यूब से ओवम को खींचकर बाहर निकाल लिया जाता है। इसे पेट्री डिश में सलाइन मीडियम में सस्पेंड करा दिया जाता है। अब इस पर सीधे हस्बैंड का स्पर्म या डोनर का स्पर्म डाल दिया जाता है, जिससे कि पेट्री डिश के अंदर फर्टिलाइजेशन हो। आमतौर से हम इसे टेस्ट ट्यूब कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। अब फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद या तो फर्टिलाइज जायगोट को ही हम सीधे ट्रांसफ़र करेंगे फैलोपियन ट्यूब में, या उसे 1-2 बार डिवीजन के लिए छोड़ देंगे। तो 2, 4 या 8 सेल की अवस्था में उसे फैलोपियन ट्यूब में या फिर यूटेरस में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो इस केस में फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर हुआ, लेकिन अंततः जायगोट एम्ब्रायो मां के ही यूटेरस में स्थापित किए गए। अब इसमें अगर कई बार ऐसा होता है कि जायगोट को फैलोपियन ट्यूब में डायरेक्टली डाला जाता है, तो इसे जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं, जिफ्ट कहते हैं। अगर गैमीट को ट्रांसफ़र किया जाता, खास करके वुमेन का अपना ओवम नहीं है, किसी डोनर का ओवम है, तो उसे गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र या गिफ्ट कहा जाता है, GIFT। अब अक्सर 8 सेल स्टेज में अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा है और वह अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज नॉर्मल तरीके से यूटेरस में आने के बाद इम्प्लांट करेगा, डेवलप करेगा। यानी कि मदर वास्तव में बायोलॉजिकल मदर है, फादर बायोलॉजिकल फादर भी हो सकता है या कोई डोनर भी हो सकता है। अब ये तीसरा केस है सरोगेसी का। किसी कारण से अगर महिला गर्भधारण नहीं कर सकती है, जैसे कि यूटेरस में कोई घाव हो, कैंसर हो, वह दमे का शिकार हो, दम फूलने के कारण एबॉर्शन हो जाता हो, तो ऐसी स्थिति में कोई अन्य महिला स्वेच्छा से मदर बनने के लिए तैयार हो जाती है, तो उसे सरोगेट मदर कहा जाता है। यहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी ही डेवलप किया जाता है, लेकिन जायगोट या अर्ली एम्ब्रायो को अपनी मदर के यूटेरस में स्थापित करने के बदले एक अन्य महिला के यूटेरस में स्थापित किया जाता है, तो वह दूसरी महिला सरोगेट मदर कहलाएगी और इस तरह की क्रिया को सरोगेसी कहेंगे। अब पैसे वाले लोग पैसा देकर ऐसी गरीब महिलाओं को फुसलाते हैं जो सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन कानूनन यह जुर्म है। वह महिला किसी जान पहचान वाली परिचित महिला होना चाहिए जो स्वेच्छा से यह डिक्लेयर करेगी कि हम उन्हें हेल्प करने के लिए
अपनी स्वेच्छा से माँ बनना स्वीकार करते हैं, अन्यथा पैसा लेकर मनुष्य के शरीर को एक उपकरण के रूप में प्रयोग में लाना जुर्म है। तो इस तरह आप इनफर्टाइल कपुल भी कैसे स्वयं संतान उत्पन्न कर सकते हैं या सरोगेट की मदद से संतान पा सकते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया को समझा। थैंक यू वेरी मच।